वेलकम व्यूवर्स। नमस्कार दर्शकों। मैं डॉक्टर हरमेश मनोचा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं NABL एक्रीडिटेशन पर चर्चा करूंगा। NABL का मतलब क्या है, एक्रीडिटेशन की परिभाषा क्या है, NABL किस किस तरह की लेबोरेटरी का एक्रीडिटेशन करता है और एक्रीडिटेशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा एक्रीडिटेशन लेने के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो लेबोरेटरी में होना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना एक्रीडिटेशन के लिए ज़रूरी है, इस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। NABL की फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक बोर्ड है, यह एक सोसाइटी है जो कि टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज को एक्रीडिटेट करती है। इन दो तरह की लेबोरेटरी के अलावा ये मेडिकल लेबोरेटरी को एक्रीडिटेट करती है, रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर को एक्रीडिटेट करती है और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर को भी एक्रीडिटेट करती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक्रीडिटेशन की परिभाषा क्या है। तो एक्रीडिटेशन की परिभाषा क्या है, एक्रीडिटेशन का मीनिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं। Accreditation is the formal recognition, authorization, and registration of a laboratory that has demonstrated its capability, competence, and credibility to carry out the task it is claimed to be able to do. तो जरा इसको सरल भाषा में समझ लें। तो जब कोई लेबोरेटरी क्लेम करती है, मतलब NABL को क्लेम करती है कि वो कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कैपेबल है, तो NABL उस लेबोरेटरी का इंस्पेक्शन करता है। NABL की टीम उस लेबोरेटरी का इंस्पेक्शन करती है और ये देखते हैं कि क्या वाकई में वो लेबोरेटरी उस टेस्ट को इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रही है। उसके लिए वो लेबोरेटरी कैपेबल है, मतलब उसके पास एडिक्वेट इक्विपमेंट है, उसके पास ज़रूरी स्पेस है, और फिर क्या वो लेबोरेटरी उस टास्क को करने के लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब उसका स्टाफ की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग है या नहीं, स्टाफ जितना होना चाहिए उतना है या नहीं, और क्या वो लेबोरेटरी उसकी क्रेडिबिलिटी लेती है। मतलब अगर कोई लीगल इशू होता है तो क्या वो लेबोरेटरी अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी की जिम्मेदारी लेती है या नहीं लेती है। अगर लेबोरेटरी ये सब करती है तो NABL उस लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज कर लेती है, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ऑथोराइज कर देती है और अपने पास अपने डॉक्यूमेंट में रजिस्टर कर लेती है। तो ये पूरे प्रोसेस को एक्रीडिटेशन कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान NABL जो है, जो उसकी टीम आती है, वो लेबोरेटरी को टाइम टू टाइम फीडबैक देती रहती है कि कहाँ उनकी लैक्यूनी है, कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है इंस्पेक्शन के समय। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि NABL का अपना कोई क्वालिटी मैनुअल नहीं है, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें NABL ने किसी टेस्ट प्रोसीजर के स्टैंडर्ड डिफाइन किए हो। NABL खुद ISO के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जरा ISO के बारे में समझ लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर ऊपर रेड कलर में देख रहे हैं, ये ISO का लोगो है। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट ब्रिंग्स ग्लोबल एक्सपर्ट टुगेदर टू एग्री ऑन बेस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट्स टू मैनेजिंग प्रोसेस। सरल भाषा में ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से एक्सपर्ट को, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। फिर वो एक्सपर्ट किसी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, और फिर इस सारे प्रोसीजर को एक डॉक्यूमेंट की शेप दे दी जाती है और डॉक्यूमेंट को एक नंबर दे दिया जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, टू मेक लाइव्स इजियर, सेफर एंड बेटर फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अगर हम मेडिकल लेबोरेटरी की बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है ISO का, दैट इज ISO 15189। अगर हम ISO की वेबसाइट देखें तो लगभग 97 सेक्टर्स हैं जिसमें ISO ने क्वालिटी प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं।
और मैं इसमें से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हूँ। ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो मैं मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड हूँ और आगे इस प्रेजेंटेशन में मैं उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो अगर हम NABL को थोड़ा और सिंपल डेफिनेशन दें तो ये हो सकती है कि NABL इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी विच प्रोवाइड एक्रेडिटेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ ए लेबोरेटरी। तो एक लेबोरेटरी की टेक्निकल कॉम्पिटेंस कितनी है उसको एक्रेडिटेट करती है NABL, जो कि एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। किस किस तरह की लेबोरेटरी को ये एक्रेडिटेट करती है, उसमें सबसे पहले आ जाती है टेस्टिंग लेबोरेटरी। किसी भी लेबोरेटरी को आप टेस्टिंग लेबोरेटरी कह सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए लैब है, या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मटेरियल है, या फिर सोइल की टेस्टिंग है। ये सारी टेस्टिंग लेबोरेटरी हो जाती हैं। कैलिब्रेशन लेबोरेटरी दूसरे नंबर पर आती है। कैलिब्रेशन लेबोरेटरी वो है जो कि किसी और लैब के इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करती है, मतलब वो इक्विपमेंट सही रीडिंग दे रहे हैं या नहीं, ये चीज़ टेस्ट करती हैं और एरर होने पर उसको करेक्ट भी करती हैं इक्विपमेंट को। फिर आ जाती है मेडिकल लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी जिसमें ह्यूमन से रिलेटेड स्पेसिमेन टेस्ट किए जाते हैं, ये मेडिकल लेबोरेटरी होती है। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर, ये वो लेबोरेटरी हैं जो किसी दूसरी लैब के लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रन करती हैं, मतलब ये दूसरी लैब को सैंपल भेजती हैं जिनके रिजल्ट उन्हें ऑलरेडी मालूम है, और फिर उस लैब के रिजल्ट आने पर उसको अपने रिजल्ट से मैच करती हैं और फिर ये डिसाइड करती हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर। तो लेबोरेटरीज को अपना काम करने के लिए रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर हैं उनको भी NABL एक्रेडिटेट करती है। हालांकि NABL एक नेशनल बॉडी है, लेकिन NABL रिकॉग्निशन से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब ये कैसे होता है? इसके लिए हमें दो इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में जानना होगा। एक है ILAC, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन, और दूसरी है APAC, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन। तो ये दो इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो कि NABL की तरह क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रन करती हैं। अब इन दोनों एजेंसी के साथ NABL का एग्रीमेंट है, दोनों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट है लेकिन सिमिलर एग्रीमेंट है कि जिस लेबोरेटरी को NABL रिकॉग्नाइज करेगी उसको ये दोनों भी रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल बॉडी हैं। इनसे ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन मिल जाता है NABL एक्रेडिटेशन के बाद। तो इस तरह से उस लेबोरेटरी का जिसने NABL एक्रेडिटेशन लिया है उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो जाता है। तो NABL के फंक्शन की अगर बात करें तो मोटा मोटी दो फंक्शन सामने आते हैं। एक है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस और दूसरा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सो NABL इज देयर टू प्रमोट द डेवलपमेंट and maintenance of good practice in testing and measuring laboratories. And again, NABL is there to establish and maintain international recognition for its national accreditation programs. अगर NABL के बेनिफिट्स की बात करें तो एक तो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, दूसरा बेनिफिट है पब्लिक एंड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। क्योंकि NABL ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो NABL एक्रीडिटेटेड लैब की रिपोर्ट को पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है और इंडस्ट्री भी। जैसे अगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो NABL एक्रीडिटेड लैब की रिपोर्ट को फिजिशियन, सर्जन या दूसरे सभी डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा बेनिफिट है एश्योरेंस टू क्लाइंट ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। यहाँ पे क्लाइंट वो एक्रीडिटेटेड लेबोरेटरी है, क्योंकि लेबोरेटरी एक्रीडिटेटेड है तो वो खुद भी एश्योर है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है। क्योंकि लेबोरेटरी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है तो वो वर्ल्ड वाइड किसी भी रिप्यूटेड लैब के इक्विवेलेंट हो जाती है। एक्रीडिटेशन इम्प्रूव्स स्टाफ मोटिवेशन, क्योंकि लेबोरेटरी स्टाफ को पता है कि वो एक NABL एक्रीडिटेड लैब में काम कर रहे हैं, मतलब वो एक अच्छी लैब में काम कर रहे हैं, तो इससे वो मोटिवेट होते हैं। इंश्योर्स बेटर सपोर्ट इन इवेंट ऑफ लीगल चैलेंज। अगर कोई लीगल इशू है जहाँ पर लेबोरेटरी रिपोर्ट की ज़रूरत है तो NABL एक्रीडिटेड लैब की रिपोर्ट को ज़्यादा वेटेज मिलती है। सेव्स मनी
by getting it right at first time। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को कुछ डिजीज डायग्नोज होती है जिस पर वो विश्वास नहीं करना चाहता, तो फिर वो दूसरी लैब से टेस्ट कराता है, मगर उसने एनएबीएल एक्रीडेटेड लैब से टेस्टिंग कराई है तो फिर उसको विश्वास करना पड़ता है क्योंकि एक अच्छी लैब है। तो इस तरह पेशेंट का पैसा और टाइम दोनों बच जाते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं कि एनएबीएल एक्रीडेटेड एरिया कौन कौन से हैं, तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, फोरेंसिक, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, रेडियोलॉजिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, मेडिकल लेबोरेटरी में क्लिनिकल, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोपैथोलॉजी, सीरोलॉजी वगैरह ऐसे कई सारे एरिया हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसको एनएबीएल की वेबसाइट से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर एक्रीडिटेशन की। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय लेबोरेटरी इंचार्ज। लेबोरेटरी इंचार्ज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेगा और एप्लीकेशन की 5 कॉपी सबमिट करनी है। इसके साथ लेबोरेटरी का जो क्वालिटी मैनुअल है उसकी 5 कॉपी सबमिट करनी है। करंटली जो प्रोसीजर है उसमें इन दोनों के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट शुरू में सबमिट नहीं करना है। सेकेंड स्टेप है जजमेंट ऑफ एडिक्वेसी बाय लीड असेसर। तो एनएबीएल को जो लेबोरेटरी ने क्वालिटी मैनुअल सबमिट किया है तो एनएबीएल सेक्रेट उस क्वालिटी मैनुअल को एक लीड असेसर को फॉरवर्ड करेगा। फिर लीड असेसर वो जज करेगा कि वो क्वालिटी मैनुअल आईएसओ 15189 के हिसाब से बना है या नहीं। अगर वो बना है तो फिर वो उसको एक्सेप्टेंस दे देगा लीड असेसर उसमें। स्टेप 3 है प्री असेसमेंट। In case quality manual is in compliance with ISO 15189 standards, a lead assessor will conduct a pre-assessment of the laboratory for 1 day। तो लीड असेसर ने क्वालिटी मैनुअल को जज किया था। अब लीड असेसर जो है एक दिन का लेबोरेटरी का असेसमेंट करता है और अगर उसको लगता है कि ये लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन के लिए रेडी है तो वो फिर फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए एनएबीएल को रिकमेंड कर देता है। Step 4 is corrective action by laboratory. Based on the pre-assessment report, the laboratory may have to take certain corrective action so as to be fully prepared for final assessment। तो लीड असेसर ने जो भी कमियां निकाली हैं उसको लेबोरेटरी को 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, ताकि वो फाइनल असेसमेंट के लिए लेबोरेटरी रेडी हो जाए। स्टेप 5, फाइनल असेसमेंट। Finally, when the laboratory is ready, the lead assessor and a team of technical assessor will conduct the final assessment. The accreditation process involves a thorough assessment of all the elements of laboratory that contribute to the production of accurate and reliable test result। मतलब एक reliable report देने के लिए जो जो element चाहिए वो सारे final assessment के समय देखे जाएंगे लीड असेसर और उनकी टीम के द्वारा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक लेबोरेटरी में होने चाहिए एक रिलायबल रिपोर्ट देने के लिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फाइनल असेसमेंट में क्या क्या एलिमेंट देखे जाते हैं? सबसे पहले तो जो एनएबीएल टीम है वो ये देखेगी कि लेबोरेटरी में जो भी क्लेम किया गया ये टेस्ट हम कर सकते हैं उसके लिए एडिक्वेट स्टाफ है या नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, स्टाफ की ट्रेनिंग प्रॉपर है या नहीं है। इसके लिए टीम स्टाफ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है एग्जामिनेशन टाइप के। और तीसरा है क्या वो स्टाफ प्रॉपर सुपरविजन में काम करता है, उनको कोई गाइड करने वाला है या नहीं है। चौथा है लेबोरेटरी का क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, इसमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लेबोरेटरी ने क्या किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। फिर लेबोरेटरी में कितने इक्विपमेंट हैं और उन इक्विपमेंट्स की क्वालिटी क्या है, इस पर बात होगी। फिर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट कैसे होते हैं, मतलब रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का प्रोसीजर क्या है। इन्वायरमेंट इन विच लेबोरेटरी ऑपरेट्स, मतलब लेबोरेटरी में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें फाइनल असेसमेंट के समय देखी जाएंगी। स्टेप 6 जो है करेक्टिव एक्शन पोस्ट फाइनल असेसमेंट। सो लैब हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 3 मंथ्स। मतलब जो फाइनल असेसमेंट हुआ था तो उसमें असेसमेंट टीम ने लैब में जो भी लेखनी बताई, जो भी कमियां बताई, उन कमियों को ठीक करके
लेबोरेटरी को 3 महीने के अंदर NABL को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। Step 7. Recommendation for accreditation. Examination of lab report by accreditation committee after corrective action. जो करेक्टिव एक्शन लिए गए थे 3 महीने के अंदर, उसके जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसको एक्रेडिटेशन कमेटी एग्जामिन करती है। एंड देन रिकमेंडेशन फॉर एक्रेडिटेशन इन केस ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट। तो एक्रेडिटेशन कमेटी एक्रेडिटेशन रिकमेंड कर देती है अगर रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होती है, अगर सारे करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं उस केस में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, कितना वक्त लगता है एक्रेडिटेशन में? लगभग 6 से 8 महीने। अब इसके लिए कंडीशन है कि 6 महीने लगेंगे या 8 महीने लगेंगे, वो डिपेंड करता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन will depend upon the preparedness of the laboratory and its response to the non-conformances raised during the pre-assessment and final assessment. मतलब जब लेबोरेटरी ने एप्लीकेशन दी एक्रेडिटेशन के लिए, उस समय लेबोरेटरी कितना तैयार थी, और फिर जो उसकी नॉन कॉन्फर्मेंसेस थी, मतलब जो कमियां थी, जो लेकनी थी प्री असेसमेंट के समय और फिर फाइनल असेसमेंट के समय, तो उन कमियों को दूर करके रिपोर्ट देने में कितना वक्त लगा है लेबोरेटरी में, इस पर निर्भर करता है कि टोटल एक्रेडिटेशन में कितना वक्त लगेगा। तो एक बार समराइज कर देते हैं एक्रेडिटेशन प्रोसेस को। तो जो पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर एक्रेडिटेशन बाय लेबोरेटरी इंचार्ज। लैब इंचार्ज एक्रेडिटेशन के एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा 5 कॉपीज, और एप्लीकेशन के साथ 5 कॉपीज क्वालिटी मैनुअल की सबमिट होंगी NABL को। नेक्स्ट स्टेप जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय NABL सेक्रेटेरिएट। तो NABL सेक्रेटेरिएट जो है एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करेगा और क्वालिटी मैनुअल की एक कॉपी वो लीड असेसर को भेज देगा। लीड असेसर जो है नेक्स्ट स्टेप में एडिक्वेसी देखेगा क्वालिटी मैनुअल की कि वो एडिक्वेट है या नहीं है, ISO 15189 स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। और अगर क्वालिटी मैनुअल ISO 15189 स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो लीड असेसर फर्दर एक्रेडिटेशन प्रोसेस के लिए रिकमेंड कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में प्री असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी बाय लीड असेसर। अब लीड असेसर अकेले बिना अपनी टीम के लेबोरेटरी को असेस करने के लिए आएगा, केवल 1 दिन का असेसमेंट होगा ये, और इसमें लीड असेसर देखेगा कि अभी भी क्या कमियां रह गई हैं, क्या लेकनी है, तो वो लैब को उनकी कमियां बता देगा और फिर उनको 3 महीने का टाइम देगा करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट स्टेप फाइनल असेसमेंट। प्री असेसमेंट के बाद फाइनल असेसमेंट है। इस बार लीड असेसर अपनी टीम के साथ आएगा और लैब में फिर देखेगा दोबारा से अभी और क्या कमियां रह गई हैं, क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्क्रूटनी ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट। जो लीड असेसर ने कमियां निकाली थी उन कमियों को दूर करके करेक्टिव एक्शन लेके लेबोरेटरी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट को NABL सेक्रेटरीट में जो कमेटी है वो एग्जामिन करेगी। अगर रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी है तो फिर एक्रेडिटेशन के लिए कमेटी रिकमेंड कर देगी। प्रैक्टिकली होता ये है कि जो NABL टीम है या NABL असेसर है वो हर स्टेप पर लेबोरेटरी को फीडबैक देता रहता है कि वो कहाँ अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि सारे के सारे करेक्टिव एक्शन ऑन पेपर नहीं होते, वो काफ़ी सारे एक्शन जो कि तुरंत ठीक किए जा सकते हैं वर्बली भी बता देते हैं, ये प्रैक्टिकली होता है। वैलिडिटी, सर्विलेंस एंड रीअसेसमेंट ऑफ NABL एक्रेडिटेशन। तो NABL का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो ये वैलिडिटी 3 साल है, 3 साल तक सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो इस 3 साल में NABL सर्विलेंस कर सकता है। ये सर्विलेंस एनुअल होती है और इस सर्विलेंस के समय जो लेबोरेटरी का स्कोप है वो इंक्रीज हो सकता है या रिड्यूस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए लेबोरेटरी को सर्टिफाई किया गया है उसमें अगर NABL टीम को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट प्रोसीजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहे हैं उसके, तो उस टेस्ट को उस लिस्ट में से माइनस कर सकता है NABL की टीम, या फिर किसी टेस्ट को ऐड भी कर सकता है। अब बात आती है कि रिन्यूअल के लिए क्या करना है। 3 साल पूरे होने पर रिन्यूअल अप्लाई करना है या पहले करना है या बाद में करना है। तो अप्लाई 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी, क्योंकि दूसरी बार इंस्पेक्शन होने पर भी उतना ही वक्त लगता है जितना पहली बार लगा था। सस्पेंशन ऑफ एक्रेडिटेशन।
किसी लैब को जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है एक्रीडिटेशन का NABL की तरफ से, कभी भी सर्विलेंस के समय 3 साल में NABL एक्रीडिटेशन कमेटी को लगता है कि वो लैब अब ISO स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही है, तो NABL एक्रीडिटेशन कमेटी उसके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है। NABL की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट मिल जाता है इस तरह का, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी लैब का सर्टिफिकेट जो है अभी सस्पेंड हो गया है। विथड्रॉवल ऑफ एक्रीडिटेशन, तो सस्पेंशन के बाद एक्रीडिटेशन का विथड्रॉवल भी हो सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डॉक्यूमेंट, NABL की वेबसाइट पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है कि कौन कौन सी लैब का एक्रीडिटेशन जो है वो विथड्रॉ कर लिया गया है। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्रीडिटेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लेबोरेटरी के एक्रीडिटेशन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लैब में होने चाहिए। NABL इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंट्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है क्वालिटी मैनुअल। ये एप्लीकेशन के समय ही सबमिट किया जाता है जैसे कि हमने पहले बताया, और इसमें किसी भी प्रोसीजर के SOP लिखे होते हैं, और ये SOP ISO 15189 स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। दूसरा जो जरूरी डॉक्यूमेंट है क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर। लेबोरेटरी जो भी इंटरलैब कंपैरिजन करती है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए या इक्वास प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, तो ये सारा का सारा डाटा जो है एक रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जिन लोगों को इक्वास के बारे में नहीं पता है, उन्हें बता दूं इसकी फुल फॉर्म है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। इसके बारे में डिटेल में आप नेट से या कहीं और से पढ़ सकते हैं। तीसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है स्प्लिट सैंपल वेरिफिकेशन फॉर्मेट। कुछ सैंपल को स्प्लिट किया जाता है और इसको दो अलग अलग टेक्नीशियन उसको टेस्ट करते हैं, और ये देखा जाता है कि दोनों में कितना वेरिएशन है। तो कुछ एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन होती है, और ये चीज़ लेबोरेटरी में होनी चाहिए और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एक और होता है रिटेन्ड सैंपल वेरिफिकेशन। सैंपल को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है और दो अलग अलग दिन उनको टेस्ट किया जाता है, और ये देखा जाता है कितना वेरिएशन आता है। तो ये वेरिएशन जो है एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए, जो कि अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग है। इसका डिटेल इस प्रेजेंटेशन में बताना मुश्किल है, लेकिन इससे रिलेटेड रजिस्टर लेबोरेटरी में मेंटेन होना चाहिए। अगला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो इक्विपमेंट से रिलेटेड है। इक्विपमेंट की लिस्ट लेबोरेटरी के पास होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए इक्विपमेंट सर्विस लॉग बुक। मतलब ये एक लॉग बुक है हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग, जिसमें इक्विपमेंट की मेंटेनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है, और साथ में कभी इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो उसकी सर्विस किस डेट में हुई, किसने की, ये सारा रिकॉर्ड इस लॉग बुक में होता है। फिर रीजेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रीजेंट स्टॉक रजिस्टर, लेबोरेटरी के स्टॉक में कितने रीजेंट्स हैं वो एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी के पास होनी चाहिए, और लिस्ट में टर्न अराउंड टाइम और क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू ये भी मेंशन होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जो सैंपल रिसीविंग से लेके रिपोर्ट डिस्पैच होने के बीच का जो टाइम है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और दूसरा क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू, किसी टेस्ट का ऐसा रिजल्ट आता है या ऐसी वैल्यू आती है जो इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, तो वो कितनी वैल्यू इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, ये एक रजिस्टर में या लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाले रजिस्टर में ही मेंशन होना चाहिए। फिर सैंपल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन फॉर्मेट, किस किस क्राइटेरिया पे आप सैंपल एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तीसरा सैंपल डिस्कार्ड फॉर्मेट, कौन कौन से सैंपल डिस्कार्ड किए गए और क्यों डिस्कार्ड किए गए, ये भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेटेड अगला डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट एरर लॉग फॉर्मेट। तो कोई रिपोर्ट जिसमें कोई एरर आ गई है, वो सारी इस तरह की रिपोर्ट एक रजिस्टर में डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। फिर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन, लेबोरेटरीज में जो भी कंप्लेन आई है जो वो पेशेंट ने की है या किसी और स्टाफ ने की है, तो उस कंप्लेन क्या थी और उसका क्या रिजोल्यूशन हुआ, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर रीटेस्ट रिकॉर्ड, जो आपने टेस्ट दोबारा से किए, चाहे फिजिशियन के डिमांड पर दोबारा से किए
या फिर पहली रिपोर्ट में आपको कोई एरर लग रही है उस वजह से दोबारा किए, ये इस सब का रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी टेस्ट दोबारा से किए गए। इसके अलावा सैंपल आउटसोर्स फॉर्मेट, वैसे तो लेबोरेटरी जो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है वो अच्छी इक्विप्ड लेबोरेटरी होती है, सैंपल आउटसोर्स उसमें होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सैंपल आउटसोर्स करते हैं, किसी दूसरी लैब से टेस्ट कराते हैं, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेबोरेटरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। एक है टेम्परेचर कंट्रोल रजिस्टर, लेबोरेटरी का टेम्परेचर एवरीडे रिकॉर्ड होना चाहिए और वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर ह्यूमिडिटी कंट्रोल रजिस्टर, लेबोरेटरी की ह्यूमिडिटी भी एवरीडे रिकॉर्ड होनी चाहिए और रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेबोरेटरी सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो लेबोरेटरी में कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल हैं और वो किस क्वांटिटी में कंज्यूम हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फिर रिस्क असेसमेंट फॉर्म, एक लैब में अलग अलग सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में रिस्क बराबर नहीं होता है, तो एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए ताकि सेक्शन इंचार्ज उस फॉर्म को भर के हायर अथॉरिटी को बता सके कि वो कितने रिस्क एरिया में काम कर रहा है और फिर उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इसेंशियल स्टेप्स लेने हैं। तो रिस्क असेसमेंट फॉर्म एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर एक्सीडेंट इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग, लेबोरेटरी में छोटे मोटे एक्सीडेंट जैसे कि टेस्ट ट्यूब टूट जाना, बीकर टूट जाना, ये होते रहते हैं। इसके अलावा बड़े इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, तो जो भी एक्सीडेंट है वो एक रजिस्टर में मेंशन होने चाहिए, यानी कि उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। फिर डिसइंफेक्टेंट रजिस्टर, डिसइंफेक्टेंट के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज हो रहे हैं, किस क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, किस कंसंट्रेशन में यूज हो रहे हैं और किस सेक्शन में कौन सा डिसइंफेक्टेंट किस क्वांटिटी में यूज हो रहा है, ये सारा एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। फिर डिसकंटेमिनेशन शेड्यूल, लेबोरेटरी में एवरीडे डिसकंटेमिनेशन करना पड़ता है, शेल्फ्स का, फ्लोर का और कभी कभी इक्विपमेंट्स का भी। तो डिसकंटेमिनेशन का एक शेड्यूल होना चाहिए, सुबह कितने बजे डिसकंटेमिनेशन होना है और अगर इवनिंग में होना है तो कितने बजे होना है, वो शेड्यूल होना चाहिए। फिर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट हैं। एक तो वेस्ट डिस्पोजल की SOP, आप वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं, तो ये SOP, इसके लिए गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने वेस्ट डिस्पोजल की गाइडलाइंस बनाई हैं, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप इंटरनेट पे डालेंगे वे बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस 2016 एंड अमेंडमेंट 18, तो गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वेस्ट डिस्पोजल की SOP बनी होनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर हॉस्पिटल के पास वेस्ट डिस्पोजल की सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो वो एक थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेती हैं। तो इस थर्ड पार्टी के पास साथ जो भी एग्रीमेंट है, हॉस्पिटल का थर्ड पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट है वेस्ट डिस्पोजल का, उसकी एक कॉपी लैब के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर लेबोरेटरी में सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस वीडियो में बताए गए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड हैं जो कि ज़रूरी हैं, तो NABL एक्रेडिटेशन लेने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन एक्रेडिटेशन मिल जाता है। NABL एक्रेडिटेशन मिलने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये NABL का लोगो है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि आगे मैं इसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाता रहूं। थैंक यू वंस अगेन।